एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 72। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब इस चैनल पर आपके लिए एक पुनरावृत्ति की योजना लाने जा रहे हैं और वह पुनरावृत्ति होगी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और उन सारे प्रश्नों का, उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं। बस उसके एक अध्ययन से 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों के हल आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाने हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो सारे टॉपिक्स डलने शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की पुनरावृत्ति। आज हम करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक, तो प्राथमिक क्षेत्रक हम लोग खेती को, कृषि को प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। उद्योग धंधे जितने भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग जिसमें सामान बनते हैं, उसको द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को, जहां सेवाएं बिकती हैं, उनको तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रकों का अध्ययन करेंगे। इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 1 अंक वाले, और दूसरा प्रश्न है लघु और दीर्घ उत्तरीय 3 से 5 अंक वाले, और तीसरा प्रश्न है स्रोत आधारित प्रश्न। ये 4 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। तो इससे पहले कि हम प्रश्नों के उत्तर लिखें, इस स्रोत को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। यहाँ कहा जा रहा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देंगे। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, मतलब तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित, मतलब बनाए गए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मतलब कि तीनों क्षेत्रक से कितना उत्पादन हुआ और सेवाओं का कितना मूल्य हुआ, सबको जोड़ने के बाद उस देश की कुल उत्पादन की जानकारी देता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों को के योगफल को, तीनों क्षेत्र जितना उत्पादन करते हैं उसके योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है। मतलब कि पीछे के कुछ वर्षों में हम लोग कृषि पर निर्भरता हमारी कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। अभी भी हमारे यहाँ मान लीजिए 100 करोड़ लोग हैं, तो जिसमें से 50 करोड़ लोग कृषि पर ही आधारित हैं। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्रक में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद यहाँ 4 प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, दोहरी जनगणना से आप क्या समझते हैं, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो चलिए अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ ही लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय 1 अंक वाले प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है, तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें सेवा क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करना होता है। उसके बाद तीसरा है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और प्रश्न 4 है,
मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब लोगों को वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि में कुछ दिनों के बाद काम मिलना बंद हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है? तो इसका उत्तर है सरकार कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उनकी सहायता करती है तथा उपभोक्ताओं को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर सामान बेचती है। यहाँ भेजती नहीं होगा, बेचती होगा, हालांकि भेजती तो सरकार ही है, बेचती है। इस प्रकार सरकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है। इसके बाद है लघु या दीर्घ उत्तरीय, मतलब 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वह गतिविधियां जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे कृषि, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि। और गैर आर्थिक क्रिया वह सभी गतिविधियां जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती उन्हें गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा पढ़ना, घर की सफाई करना इत्यादि। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण सरकार के हाथों में होती है, जबकि निजी क्षेत्र में निजी व्यक्ति या कंपनी के अधीन। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, लेकिन निजी क्षेत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा अधिक होती है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रेलवे इत्यादि, जबकि निजी क्षेत्र का उदाहरण जियो, एयरटेल, महिंद्रा इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 3 है असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और सरकार के नियमों का पालन करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र, यहाँ होगा, असंगठित क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। उसके बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है। अब है प्रश्न 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों, ये अकुशल होगा और हो गया है, श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। अगर सरकार 100 दिन रोजगार देने में विफल रहती है तब लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना है, और मनरेगा में 33% कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सभी मनरेगा के प्रमुख प्रावधान हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है भारत में बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहला मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि के बाद गांव में काम मिलना बंद हो जाता है तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गया। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी, जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों और योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हों तो इसे अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर काम नहीं, इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अधिक होती है। उसके बाद है स्रोत आधारित प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है किसी देश में किसी विशेष वर्ष में
प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके बाद है दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब किसी वस्तु के मूल्य की गणना करते हुए अगर कच्चे माल या अंतिम उत्पाद के मूल्य दोनों की गणना कर ली जाती है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों और योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हों तब इसे अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करके सुलझाया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि अब इस चैनल पर आपके लिए बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे विषयों के आएंगे और उनसे इस तरह की तैयारी करवाई जाएगी कि आपके सारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।